Welcome students. In this video we are going to discuss solution of a differential equation, how to solve a differential equation. Before going for solution of differential equation, let's see what is differential equation. We have done in previous class. Differential equation is equation involving derivatives. Differential equation क्या थी? एक ऐसी equation जिसमें कुछ derivatives हैं like this. अब सोचने वाली बात यह कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई कैसे होगी या बनी कैसे होगी, फॉर्म कैसे हुई होगी. तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्वियसली किसी फंक्शन से ही आई होगी. जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं लेता हूँ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. अगर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लाना है, I can write dy by dx differentiating both sides with respect to x as this. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है. और एक एग्जांपल लेते हैं. इफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y into dy by dx, product rule, derivative of x, y as it is, plus x as it is, derivative of y, and then derivative of this x, 1. So, by simplifying this, we are getting an equation. ये एक equation बन रही है and this is differential equation. ऐसे ही अगर कोई function है, उसको हम अगर दो बार डेरिवेटिव कर देते हैं तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन बन जाएगी. लाइक ये इक्वेशन लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया गया dy बाई डी एक्स, तो आता है 2x प्लस 3x स्क्वायर. इसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए तो बन जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x का डेरिवेटिव 2, 3x स्क्वायर का 6x. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2. इसका ऑर्डर देखें, ऑर्डर है 2 क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव दो बार किया गया है. और इसी इक्वेशन की डिग्री देखें तो डिग्री है 1 क्योंकि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया है इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है. तो ये ऑर्डर डिग्री हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं. अब इन सभी एग्जाम्पल्स में देखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए हमें करना पड़ा डिफरेंशिएशन. एक इक्वेशन ऑफ कर्व या एक कोई फंक्शन था जिसको हमने डिफरेंशिएट किया. इन सभी एग्जाम्पल्स में हमने डिफरेंशिएट किया है और डिफरेंशिएट किया तब हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है. कितनी बार किया है वो डिपेंड करता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें इस तरह की फॉर्म में, यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है या इस तरह की फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें वापस इक्वेशन तक जाना है. ये तो हुआ एक किसी भी फंक्शन से या किसी भी इक्वेशन से हम पहुँचे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन तक. हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया. जब हमने एक फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया तो हमें क्या करना पड़ा है? डेरिवेटिव करना पड़ा. इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया तो हमें करना पड़ा डिफरेंशिएशन, यानी कि डेरिवेटिव, यहाँ से यहाँ जाने के लिए. लेकिन अगर हमें वापस आना हो, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन बनाना हो, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ से वापस आना है. अगर यहाँ गए थे तो हमें करना पड़ा डेरिवेटिव फंक्शन का. जब डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन की तरफ जाएंगे तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. जो भी फंक्शन है इक्वेशन लिख देते हैं dx. तो अब ये तो एक समझाने के लिए मैंने बताया. मेन बात ये समझे कि अगर एक फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो डेरिवेटिव करना पड़ता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस फंक्शन पर आना है तो ऑब्वियसली बात है एंटी डेरिवेटिव करना होगा. और एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है. तो अब यहाँ ये जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को
वापस इक्वेशन ऑफ फंक्शन या इक्वेशन ऑफ कर्व में लाना चाहेंगे, तो इसके लिए हमें उसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये टॉपिक है सॉल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी सिलेबस में अब नहीं है, ये डिलीटेड हो गया है। थर्ड एक्सरसाइज 9.3 एक्सरसाइज वो अब आपके कोर्स में नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज नॉट इन योर कोर्स, ये डिलीट हो चुका है। तो ये एक्सरसाइज हम नहीं करने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.3 है ये। और लेकिन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम करने वाले हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे कोर्स में है, इसको हम करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके 3 पार्ट हैं। ये एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो 9.4 से लेकर 9.6 तक है। एक्सरसाइज 9.4, 9.5 और 9.6। यहाँ सॉल्यूशन के 3 मेथड हैं जो तीनों एक एक एक्सरसाइज में कवर किए गए हैं। पहले 9.4 के मेथड की बात करते हैं। हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड नंबर 1। सॉल्यूशन में ही सबसे पहले मेथड की हम बात कर रहे हैं, हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मेथड नंबर 1 जो अब हम आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में, इस मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसके नाम से ही इस पे हम क्या करने वाले हैं वो हमें पता चल जाता है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद फिर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा मेथड होगा जिसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बहुत ही इजी है। हाँ, इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस फंक्शन पर लाना है तो एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन करना होगा। तो एग्जांपल के लिए सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर एक इक्वेशन है dy/dx इक्वल्स टू x/y और क्वेश्चन है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, जितने भी y के टर्म्स हैं उसको dy के पास ले आएंगे और जो भी ये x की टर्म्स हैं, x के फंक्शंस हैं, उसको अलग ले जाएंगे dx के साथ। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, नाम से ही पता चल रहा है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा। वेरिएबल्स को सेपरेट कैसे करेंगे, एक्स एक्स वेरिएबल एक तरफ, वाई वाई वेरिएबल एक तरफ। हम कुछ ऐसी फॉर्म लाना चाहेंगे, एक तरफ जो फंक्शन ऑफ y है वो dy के साथ अटैच हो जाए और कोई दूसरा फंक्शन जो x को लेकर है वो dx के साथ अटैच हो जाए। इस तरह से हमें सेपरेट करना है। यहाँ हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इक्वेशन अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गई है। मेथड का नाम ही है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मीन्स वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स। सो y dy इक्वल्स टू x dx, ये आ चुका है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ इंटीग्रेट किया गया, इंटीग्रेशन ऑफ y dy इंटीग्रल ऑफ x विद dx। अब ये इंटीग्रेबल होंगे। y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy इज y² इक्वल्स टू x का इंटीग्रेशन x² प्लस एक c जरूर आएगा। लेकिन इंटीग्रेशन तो हमने दो किए हैं। हाँ, हमने 2 इंटीग्रेशन तो किए हैं, दोनों का अलग अलग c आना चाहिए था। आइडियली तो आना चाहिए था एक c इसके लिए, एक c इसके लिए। लेकिन जब हम एक ही क्वेश्चन में 2 फंक्शंस को कभी भी इंटीग्रेट करते हैं, मान लीजिए एक फंक्शन यहाँ पर है x, इसको इंटीग्रेट किया गया, एक फंक्शन यहाँ है अलग से इंटीग्रेट इसको किया गया, तो भी हम दोनों का एक ही कंबाइंड कांस्टेंट लिख दिया करते थे। तो यहाँ भी वही बात है, वही अप्रोच है।
वी विल राइट कंबाइंड सी फॉर बोथ इंटीग्रल्स। इस इंटीग्रेशन का भी मान लो कोई कांस्टेंट C1 आया है, इसका अगर C2 आया है तो C2 यहीं रहेगा, C1 को भेज देंगे तो C2 माइनस C1 वो भी तो एक कांस्टेंट होगा, इसीलिए कंबाइंड सी लिख दिया गया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जब बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, एक ही स्टेप में इंटीग्रेशन करना है सो दैट एक ही कांस्टेंट आए, तो दोनों साइड का एक सिंगल कांस्टेंट हम लगा देंगे। अब ये सॉल्यूशन आ चुका है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, अगर हो सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। इक्वेशन हो गई है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c। ये सॉल्यूशन आ चुका है। तो देखें, एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy बाई डी एक्स की फॉर्म में, ये एक इक्वेशन ऑफ कर्व या एक फंक्शन की फॉर्म में आ चुकी है। ये हमारी इक्वेशन आ गई है और हमें क्या करना पड़ा, इंटीग्रेशन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव से आई होगी, अब इसके वापस ओरिजिनल फॉर्म में जाना है तो डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। यहाँ हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, तो इंटीग्रेशन करना होगा, लेकिन बिफोर इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन तब तक अप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं आ जाए। यहाँ ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया फंक्शन, जब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक बात और, यहाँ जो हमने इंटीग्रेशन किया है, यहाँ ये एक c आया है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट अब हम फाइंड नहीं कर सकते, आंसर इसी फॉर्म में आएगा। तो हम ऐसे सॉल्यूशन को लिखते हैं, जो सॉल्यूशन आया है इक्वेशन का, इसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन आया है। जनरल सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म में है, हमें इसकी पर्टिकुलर या एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता। अगर हम c की वैल्यू फाइंड कर पाते तो उसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फिलहाल हम जनरल सॉल्यूशन के ही कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी करेंगे। ये हुआ एग्जाम्पल 1। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। In example number 2, we are given differential equation in this form and we have to find solution. Question होगा find general solution, या सिर्फ solution भी हो सकता है। General solution of this differential equation. अब general solution के लिए हमें क्या करना है, इसको पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेकर आना है। dy बाय रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई वाई वाली टर्म्स एक तरफ और एक्स एक्स वाली टर्म एक तरफ। हाँ, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो dy या dx है वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है, वो अपर पार्ट होता है, तो ये अपर पार्ट है, यानी कि हम इसको dx को नीचे नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं करना कि आप इसको यहाँ ले आएँ। कुछ स्टूडेंट कई बार ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कि चलिए x और x को एक तरफ लाना है तो इस फॉर्म में ले आते हैं, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स। आप कह सकते हैं ये भी तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गई है। जी हाँ, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बिल्कुल हो गई है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे? क्या ये इंटीग्रेशन हो पाएगा? जी नहीं, dx और dy डिनोमिनेटर में तो कभी नहीं होता। हम किसी भी फंक्शन को करते हैं तो dx हमेशा न्यूमरेटर में होता है। तो ये जो फॉर्म है, दिस इज़ इनकरेक्ट फॉर्म, ये फॉर्म हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। दिस इज़ इनकरेक्ट, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस, इनकरेक्ट है ये। तो ऐसी फॉर्म से आपको बचना है, इसे अवॉइड करना है, ये नहीं करेंगे। ये इंटीग्रेबल फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, वेरिएबल सेपरेबल है, बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में है, dy न्यूमरेटर में है, ऑल y टर्म्स आर देयर एंड ऑल टर्म्स ऑफ x आर ऑन राइट हैंड साइड RHS। तो अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ, ऐसा कर सकते थे कि dx वाली टर्म यहाँ हो और dy वाली टर्म यहाँ हो, ऐसा कोई फंक्शन आता है तो इसको आप इंटीग्रेशन फॉर्म में कर सकते हैं, ये सही माना जाएगा। अब यहाँ इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dy बाय रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, मैंने मेंशन नहीं किया है, यू हैव टू मेंशन दैट वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो dy अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ y, डायरेक्ट फॉर्मूला, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाय a प्लस c।
वैसे ये डायरेक्ट डेरिवेटिव से भी आप देख सकते थे, एंटी डेरिवेटिव से भी देख सकते थे कि ये किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स एक्स का है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस दोनों साइड के लिए एक कंबाइंड कांस्टेंट सी। तो ये एक जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा आंसर आ चुका है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जांपल और लेते हैं। कई बार क्या होता है कि एक्स और वाई कुछ ज़्यादा इंटरमिक्स फॉर्म में होते हैं। इंटरमिक्स फॉर्म मतलब हमें उसको सेपरेट करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करनी होती है, अलग अलग करना होता है। जैसे कि आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन इज EX tan y dx प्लस 1 माइनस e रेज टू द पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो dx वाली टर्म है इसको ही राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं। 1 माइनस EX sec स्क्वायर y dy, इसे यहीं रखा, इक्वल्स टू माइनस ऑफ EX tan y और dx। ये हो गया है। अब हम इसको इंटीग्रेट करने से पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना चाहेंगे। dy यहाँ है, ये भी y की टर्म है, ये भी यही है, और y की टर्म कहाँ है, tan y। इस tan y को भी यहीं ले आते हैं। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया है बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। दिस इज tan y dy इक्वल्स टू माइनस ऑफ EX अपॉन 1 माइनस EX dx। यहाँ तक हो गया है। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गई है? यस, ऑल वेरिएबल्स आर सेपरेट नाउ। अब इसमें हमें ये देखना है, इंटीग्रेट हम करेंगे अप्लाइंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिखकर यही इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूँ। अदरवाइज आइडियली आपको लिखना होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स और फिर उसके बाद ये साइन लगाना होगा, मतलब इसके बाद एक स्टेप और आएगा। अब यहाँ हम देखें तो इस केस में क्या है, ये इंटीग्रेशन कैसे होगा हमें ये सोचना है, और ये इंटीग्रेशन कैसे होगा ये हमें सोचना है। इस केस में हम देखें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो रहा है। अगर मैं t लेता हूं tan y को तो dt हो जाएगा sec स्क्वायर y dy। यहां पर भी अब t तो ले नहीं सकते, एक ही क्वेश्चन में t tan को ले चुके हैं, तो अब किसी कुछ और फंक्शन लेना होगा। मैं p ले लेता हूं, पूरे डिनोमिनेटर को 1 माइनस EX को, तो dp बाई dx यानी कि dp हो जाएगा माइनस ऑफ EX dx। अब ये पूरा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में है, ये भी सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में है। इंटीग्रेशन हमें अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम तभी कर पाएंगे जब हम अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब यहां पर आ गया है dt बाय t, और राइट हैंड साइड में देखें तो आ गया है dp बाय p। dt बाय t क्यों आया? क्योंकि ये ऊपर dt है और नीचे हमने t लिया था, और dp बाय p ये p है, तो dp माइनस साइन भी अंदर चला गया है, माइनस साइन के साथ लिया गया है। अब हमें देखना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। dt बाय t का इंटीग्रेशन होगा log मॉडुलस ऑफ t, log mod of t, this will be log of मॉडुलस ऑफ p प्लस में क्या आना चाहिए, c आना चाहिए कांस्टेंट। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका सारा सॉल्यूशन log 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 की फॉर्म में आता है तो आपको कांस्टेंट भी log की फॉर्म में ही लेना चाहिए, अदरवाइज आपके आंसर्स मैच नहीं होते। log ब्रैकेट सी या मॉड सी, वैसे log सी ही लेना चाहिए, मॉड की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको सिंपल ब्रैकेट कर देता हूँ। ऐसा क्यों? देखिए, अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है तो ज़रूरी बात है कि वो किसी ना किसी log की वैल्यू तो ज़रूर ही रही होगी, log ऑफ एनी अदर कांस्टेंट। अगर कोई c कांस्टेंट आया है तो किसी ना किसी log की वैल्यू रही होगी, या कोई और कांस्टेंट में मान लो k से कह रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि किसी log c की वैल्यू रही होगी। ये दोनों सेम नहीं है, c और k, ये एक अलग केस है, ये एक अलग केस है। तो यहाँ जब कांस्टेंट आता है वो किसी ना किसी की log वैल्यू तो रही ही होगी।
तो हम उस कांस्टेंट को सिंपली कांस्टेंट ना लिखकर लॉग ऑफ एनी अदर कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। ऐसा कर क्यों रहे हैं? ताकि इस पूरी इक्वेशन को हम एक सिंपल फॉर्म में ला पाएँ और इसका लॉग हटा पाएँ। अब लॉग कैसे हटाया जा सकता है वो देख लेते हैं। ये लॉग ऑफ टी, मॉड टी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, दिस इज 10y इक्वल्स टू लॉग पी था 1 माइनस ऑफ ई एक्स प्लस लॉग सी, ये मॉड में है। अब लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, ये क्या होता है? ये होता है लॉग m इंटू n। तो ये एक कंबाइंड वे में आ गया है 1 माइनस ई एक्स, और यहाँ देखा जाए ये मॉड में अभी भी रहेगा, ये लॉग ऑफ 10y है। दोनों तरफ सिंगल सिंगल लॉग आ गया। अब हम दोनों साइड का लॉग एक साथ हटा सकते हैं, क्योंकि ये भी log ऑफ दिस है, ये भी log ऑफ दिस है, तो वी कैन डायरेक्टली से दैट 10y इज इक्वल टू दिस। जो 10y है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आनी चाहिए। इसका जो log की ये वाली जो टर्म है, ये फंक्शन इस फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ इक्वेशन है, ये भी log ऑफ समथिंग, ये भी log ऑफ समथिंग, दोनों इक्वल है, दैट मीन्स दे बोथ मस्ट बी इक्वल। वैसे आइडियली कहाँ से आता है? हम इसको एक्सपोनेंशियल लेते हैं। एक्सपोनेंशियल कैसे लेते हैं? e रेज टू द पावर log ऑफ 10 mod y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर log ऑफ c 1 माइनस ई एक्स। अब e रेज टू द पावर x क्या होता है? e रेज टू द पावर log x क्या होता है? e रेज टू द पावर log x होता है सिंपली x। e रेज टू द पावर log ऑफ t, ये क्या होगा? t। सिमिलरली e रेज टू द पावर log, यहाँ मैंने क्या किया? आई हैव टेकन एक्सपोनेंशियल बोथ साइड्स, सो e से log कैंसिल हो गया, दोनों इनवर्स फंक्शन है। वी आर गेटिंग सिंपली 10y इक्वल्स टू c इंटू 1 माइनस ई एक्स, ये आंसर आ गया है। हाँ, मॉड आप दोनों तरफ का आप हटा भी सकते हैं, क्योंकि लॉग के अंदर मॉड होना चाहिए, लॉग के बाहर तो ज़रूरी नहीं है। ये एक सॉल्यूशन आ गया है एक सिंपल फॉर्म में, यही है हमारा जनरल सॉल्यूशन। ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है, ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन भी कैसा? जनरल सॉल्यूशन। ये एक जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आंसर्स मैच आपके तभी हो पाएंगे जिस भी केस में दोनों साइड के आंसर लॉग में अगर आ रहे हैं, यहाँ दोनों तरफ लॉग लॉग में टर्म्स हैं। अगर टर्म्स लॉग में आती हैं तो कांस्टेंट भी आपको लॉग में लेना है, उसके बाद सारे लॉग कंबाइन करने हैं, राइट हैंड साइड के सारे लॉग कंबाइन करने हैं लेफ्ट हैंड साइड के। मान लो यहाँ भी दो टर्म होती तो उनको भी एक सिंगल लॉग में लाते। जब ये सिंगल सिंगल लॉग में आ जाएंगे तो हम डायरेक्ट लॉग हटा सकते हैं। आप इस लॉग के बाद एक्सपोनेंशियल ना भी लिखें, डायरेक्ट आप इसको हटा कर भी लिख सकते हैं। ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, हाउ टू कन्वर्ट या हाउ टू रिमूव दिस लॉग। तो ये हुआ इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। ये एक जनरल सॉल्यूशन आया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी एनसीईआरटी का। नाउ वी विल डिस्कस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने किए थे जनरल सॉल्यूशन जहाँ एक सी आता था। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें वो सी की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी, मतलब हम एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन देंगे। अब जनरलाइज्ड आंसर नहीं होगा, एक अननोन फॉर्म में आंसर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देखें, वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। अब अगर x इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू 1 है, तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना है। यहाँ इस क्वेश्चन में आप एक नई बात देख रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन के साथ साथ जो नोटिस करने वाली बात है, जो देखने वाली बात है, हमें दो पॉइंट भी दिए गए हैं। ये दो पॉइंट हमें दिए गए हैं, यानी कि x और y की वैल्यू गिवन है, जिस वैल्यू पर हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको x और y के पॉइंट्स ज़रूर दिए हुए होंगे, जिसकी हेल्प से आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। सॉल्यूशन देखते हैं।
सॉल्यूशन में कोई नई बात नहीं है, जैसा हमने अब तक किया है वैसा ही करेंगे। dy/dx इक्वल्स टू -4x(y²), ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेकर आए तो dy/y² इक्वल्स टू -4x(dx), ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ चुकी है। अब हम करने वाले हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगले स्टेप में इस पर इंटीग्रेशन लगाया जाएगा बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हम ऐसा लिख सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग इंटीग्रेशन। आइडियली आपको लिखना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। अब इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। वेरिएबल सेपरेबल से पहले आप इंटीग्रेशन का सोचेंगे भी नहीं। इंटीग्रेट करते हैं। dy/y² इक्वल्स टू -4, दोनों मैंने कांस्टेंट बाहर रख दी है इंटीग्रेशन साइन के बाहर। नाउ इफ वी इंटीग्रेट दिस बोथ साइड्स, सो व्हाट आर वी गेटिंग, 1/y² है तो इसका इंटीग्रेशन होगा -1/y, ये हो गया है -4x² प्लस c। इसी को थोड़ा और ठीक करके लिखा जाए तो -1/y इक्वल्स टू -2x² प्लस c। ये एक जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। ये जो अभी सॉल्यूशन आया है, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब इसी जनरल सॉल्यूशन तक तो सारे स्टेप वही हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले में भी जनरल सॉल्यूशन है ये। हमें अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो इसी इक्वेशन में हम जो गिवन है x और y की वैल्यूज़, इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे, c मिल जाएगा, और उस c को वापस यहीं पुट करना है। गिवन है y1 और x0, तो अब इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू 1 पुट करूँगा और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो इफ़ आई पुट या सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0, इस जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया है इसमें हम गिवन पॉइंट्स पुट करेंगे। तो -1/1 इक्वल्स टू -2 इंटू 0² प्लस c। इससे हमें c की वैल्यू मिल जाती है, वी आर गेटिंग c एज -1। ये हमारी c की वैल्यू आ चुकी है। इस c की वैल्यू को अब हम वापस जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे, दिस विल बिकम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जनरल सॉल्यूशन में हमारा आंसर c की टर्म्स में आता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम उस c की वैल्यू फाइंड कर चुके होते हैं और उसको पुट कर देते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 1/y इक्वल्स टू 2x² प्लस 1। अगर इसको प्रॉपर इम्प्लिसिट फॉर्म एक्सप्लिसिट फॉर्म में लाना है, यानी कि y इक्वल टू समथिंग समथिंग, तो ये फंक्शन इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर देखें कहीं कोई c नहीं है, कोई अननोन वैल्यू नहीं है। जनरल सॉल्यूशन में एक c आ रहा था, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, बट यहाँ कोई c नहीं है, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। हमने कैसे फाइंड किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें हिंट दिया था कि हमें किस पॉइंट पर पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए पॉइंट गिवन थे, ये पॉइंट गिवन थे, तो हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। एंड दिस सॉल्यूशन जो आया है विद वैल्यू ऑफ c इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है। पर्टिकुलर मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, गिवन पॉइंट पर, और ये सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो दिस इज हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसा आपने जनरल सॉल्यूशन के लिए किया उसी में आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। क्वेश्चन के जो गिवन पॉइंट है उनको यहाँ पुट करना है और फिर c की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी c की वैल्यू आएगी उसको वापस जनरल सॉल्यूशन में पुट करना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 9.4। दिस इज इक्वेशन एंड पॉइंट्स आर गिवन, वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ देखें तो cos के अंदर dy/dx दिया हुआ है इक्वल्स टू a है। हम इसको पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना चाहेंगे, तो dy/dx इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ a, ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब cos इनवर्स ऑफ a
एक कांस्टेंट फंक्शन है, अभी भी कांस्टेंट है क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कोई x नहीं है, कोई y नहीं है, ये एक प्योर कांस्टेंट टर्म है। तो जब हम वेरिएबल सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, वेरिएबल सेपरेबल के बारे में सोचेंगे, तो dy और y एक तरफ रखना होता है, dx और x एक तरफ रखना होता है। कांस्टेंट को तो हम कहीं भी ले जा सकते हैं, मैंने इसको यहीं रख दिया, आप यहाँ भी ला सकते थे। ये सिंपली वेरिएबल सेपरेबल हो गया। यहाँ कोई और x या y का फंक्शन था ही नहीं, सिर्फ dy और dx को सेपरेट करना पड़ा। कांस्टेंट जो था उसको वहीं रहने दिया, कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो dy के इंटीग्रेशन में आ जाए या dx के इंटीग्रेशन में आ जाए। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू तो नहीं बोलेंगे, बस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इक्वेशन नंबर 1 ये बोला जाएगा। सो इफ़ आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dy नहीं है, इसको हम कह सकते हैं 1 इंटू dy, इंटीग्रेशन होगा y, कॉस इनवर्स ऑफ a इज कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। चलिए मैं एक स्टेप और ले लेता हूँ, सपोज अभी इंटीग्रेशन नहीं किया गया, ये मैंने ऐसे लिख दिया है। अब कॉस इनवर्स ऑफ a इज कांस्टेंट फंक्शन, तो अब हम इसको लिख सकते हैं dy का इंटीग्रेशन y, कॉस इनवर्स ऑफ a इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट था, इनटू dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, जनरल सॉल्यूशन आ गया है। अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए व्हेन y इज 1 एंड x इज 0, ये दोनों पॉइंट पुट करने होंगे। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग और पुटिंग y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। y की वैल्यू 1, कॉस इनवर्स ऑफ a इंटू 0, पूरा 0 हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ c एज 1, ये c की वैल्यू आ चुकी है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए c इक्वल्स टू 1 आपको वापस इक्वेशन में पुट करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि जो था हमारा जनरल सॉल्यूशन में पुट करना है। सो जनरल सॉल्यूशन ये था जो c की टर्म में था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम c की वैल्यू पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ a इंटू एक्स प्लस 1, ये आंसर आ चुका है। दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशंस करने होंगे। एक्सरसाइज 9.4 का ही क्वेश्चन नंबर 16 है, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दिया हुआ है। वी हैव टू सॉल्व दिस एट दिस पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करनी है एट दिस पॉइंट। यहाँ इनडायरेक्टली पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, ये x है और ये y है, अलग अलग ना देकर पॉइंट की फॉर्म में दे दिया गया है। इसको भी हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले आते हैं, y के साथ आ गया है y प्लस 2 और राइट हैंड साइड में x प्लस 2 अपॉन x dx। क्या ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया है? यस, वी विल राइट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन किया गया। ये नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब इसको देखना है कि क्या ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है, ये तो अलग अलग हो सकता है, ये नहीं हो पा रहा है। इसमें हम करेंगे कंपेयरिंग विद डिनोमिनेटर, हम करते हैं कंपेयरिंग विद डिनोमिनेटर। यहाँ y प्लस 2 है तो 2 ऊपर भी लाना चाहिए, तो यहाँ के लिए हिंट क्या होगा, प्लस 2 एंड माइनस 2, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 टू गेट फॉर्म एज इन डिनोमिनेटर, जैसा डिनोमिनेटर में है वैसा ही न्यूमरेटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको सेपरेट कर दिया गया, x बाय x और 2 बाय x। अब सॉल्व करते हैं, y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 1 आ गया, माइनस 2 अपॉन y प्लस 2, ये पूरा फंक्शन dy के साथ, और राइट हैंड साइड ऑलरेडी इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन y माइनस 2 लॉग मॉड ऑफ y प्लस 2 इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dx हो रहा है, प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस c। अब c फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज x1 एंड y माइनस 1। x1 और y माइनस 1 हम यहाँ पुट कर देते हैं, x इज 1, y इज माइनस 1। सो माइनस 1 प्लस 2 लॉग माइनस 1 प्लस 2 इज 1 इक्वल्स टू x प्लस 2
log 1 प्लस सी। log 1 की वैल्यू होती है 0, ये भी 0, ये भी 0। log 1 याद रखेंगे हमेशा 0 होता है, तो log 1 की वैल्यू 0, तो ये भी 0, ये भी 0। अच्छा, यहाँ x रह गया, x की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया, ये 1 पुट किया गया। अब ये 1 आ गया है, ये -1 है, तो -1 ये 0 है, इक्वल्स टू 1 प्लस सी, यानी कि c की वैल्यू आ गई है अब -2। ये c की वैल्यू आ गई है। अब इस c की वैल्यू को आप यहाँ जनरल सॉल्यूशन में पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया है y -2 log y प्लस 2 equals to x plus 2 log mod of x minus 2. This is particular solution. So this way you can solve questions of exercise 9.4. word problems हम avoid करेंगे। फिलहाल आप solution of equations वाले questions कर सकते हैं, जनरल solution और particular solutions दोनों ही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।